रहे थे और पंक्चुएशन के अंदर हम लोगों ने फुल स्टॉप को भी डिस्कस कर लिया, कॉमा को भी कर लिया है और उसके साथ साथ कॉमे के साथ साथ है सेमी कॉलन भी डिस्कस हो गया, कॉलन भी और क्वेश्चन मार्क भी। आज हम पढ़ने लगे हैं एक्सक्लेमेटरी यानी एक्सक्लेमेशन मार्क जिसे कहते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, इसकी अलामत तो आप लोग जानते ही हैं कि वो डैश ऊपर से नीचे को खींच के एक फुल स्टॉप नीचे लगाते हैं हम लोग, और ये किस लिए कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी हम देखते हैं। कहता है एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन and after phrases and sentences expressing sudden emotion or wish। कहता है कि ये इस्तेमाल होता है आफ्टर इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन के बाद इस्तेमाल होता है। इंटरजेक्शन क्या होता है? जो भी जज्बाती वर्ड हो, हुरा, हा, आहा, ये इंटरजेक्शन होता है, इसके बाद इस्तेमाल करते हैं। या वो कहता है कि आफ्टर फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, या कोई फ्रेज या सेंटेंस के बाद भी इसको लगाते हैं। एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन, जिसमें अचानक किसी जज्बात का इजहार हो, या विश का इजहार हो। अचानक किसी, ये लगाते हैं। वो कहता है कि इंटरजेक्शन कहते हैं वो चंद वर्ड्स जिसमें हुरा, हा, आहा, अलास, ये चीजें होती हैं, इंटरजेक्शन के बाद लगाते हैं। या कोई फ्रेज या सेंटेंस हो जो सडन इमोशन या विश का इजहार कर रहा हो, वो हम देखते हैं कि मिसाल के अंदर के इंटरजेक्शन कौन सा है और कहाँ लगा है, और कोई सेंटेंस या फ्रेज कौन सा है और कहाँ लगा है। तो पहला इसमें है सेंटेंस, पहला देखें अलास। ये क्या होगा भाई? अलास क्या है? इंटरजेक्शन है, फ्रेज है, सेंटेंस है? इंटरजेक्शन, शाबाश। ये वर्ड जो इंटरजेक्शन, क्योंकि इसके अंदर सडन इमोशन या विश है। इमोशन अलास, ओहो, ठीक है। तो अचानक इसके अंदर जो है सडन इमोशन या विश पाई जा रही है, तो आप फौरन इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। या ओ डियर, ओ प्यारे, हम अचानक किसी को ऐसे बुलंद आवाज से और जज्बात से बोलते हैं, तो उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं। ये आपने स्क्रीन शेयर नहीं की बच्चे, वो कर देते तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये पिक्चर भेजी नहीं हुई थी मैंने? अच्छा अच्छा, चलो आप लोगों के पास तो है ना सबके। अच्छा, ओ डियर, अलास, ये दोनों देखें सडन इमोशन है, ये इंटरजेक्शन है, इनके बाद हम लोग लगाते हैं। फिर वो कहता है एंड आफ्टर फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, फ्रेजेस और सेंटेंसेस के बाद भी हम लगाते हैं जिसके अंदर एक्सप्रेसिंग सडन इमोशन और विश, जिसमें अचानक जज्बात और एहसासात हों। वो देखें मिसाल के तौर पे वो नीचे वो देखते हैं व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज। देखें ये क्या है, व्हाट अ टेरिबल फायर दिस इज, पूरा सेंटेंस ये, क्योंकि आखिर में वो हेल्प में लगाया हुआ है। अच्छा, क्या खौफनाक आग या गोली चली है, गोली का कंसेप्ट भी देता, खौफनाक गोली चली है। तो अचानक इसके अंदर जज्बात, एहसासात हैं, इमोशंस हैं, तो आगे आप एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाएंगे यहाँ। और इसी तरह ओ व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन, या लॉन्ग लिव द किंग, तो बादशाह, खुदा करे बादशाह की उम्र दराज हो। तो अचानक जो भी फिक्रा, ये फ्रेज है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मौजूद, मुकम्मल नहीं है, नहीं मुकम्मल ही है, लेकिन अपना सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर है व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन। यहाँ दोनों हिस्से फ्रेज की शक्ल में है और लेकिन एक्चुअली मुकम्मल सेंटेंस है। और इनके आखिर में जहाँ अचानक इमोशंस पाया जाता हो, चाहे वो किसी फ्रेज के अंदर हो, सेंटेंस के अंदर हो,
या कोई सडन जो इंटरजेक्शन के अंदर इंटरजेक्शन हो रहा आहा के बाद, क्योंकि ये वर्ड होते हैं सडन इमोशन दिखा रहे होते हैं, तो इनके बाद हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। नोट भी वो दे रहा है नीचे, व्हेन द इंटरजेक्शन ओ इज प्लेस्ड बिफोर द नॉमिनेटिव or address, the exclamation mark, if employed at all, comes after the noun, or it may be placed at the end of the sentence. अगर वो कहता है ओ का वर्ड हो तो ओ के बाद नहीं लगाना, वो कहता है उसके नाउन के बाद आप लगाएं या उसके सेंटेंस के लास्ट पे ले जाएं। ओ वाले व्हेन द इंटरजेक्शन ओ भी इंटरजेक्शन है भाई, सिंगल ओ ठीक है। तो ओ फादर, ओ अब्बा जान, तो इसके यानी उसने ओ एक्चुअल ओ के बाद आना चाहिए क्योंकि इंटरजेक्शन तो ओ है ओ। अच्छा, लेकिन उसके बाद आप नाउन बोल रहे हैं ओ फादर, तो फादर के बाद वो कहता है आगे ले जाएं। व्हेन द इंटरजेक्शन ओ इज प्लेस्ड बिफोर द नॉमिनेटिव, यानी नाउन से पहले अगर आ जाए और एड्रेस या पूरे एड्रेस के पहले आ जाए, द एक्सक्लेमेशन मार्क इफ एम्प्लॉयड एट ऑल, अगर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, कम्स आफ्टर द नाउन, आप नाउन के बाद लगा दें, और इट मे बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, या आप लगा सकते हैं यहाँ इस तरह के वर्ड इंटरजेक्शन में लास्ट पे आप इसको लगा सकते हैं। तो किधर है, इधर आपकी, अच्छा आप आगे चले, यहाँ बात कर रहा है वो मेरे ख्याल में, ओ फादर आई हेयर द साउंड ऑफ गन्स। तो मेरे ख्याल में आपकी मिसालें कोई और दी हुई हैं, मेरे और हैं। नहीं नहीं ठीक है, वो सामने देखो ना, ये 217 से ऊपर आप लोगों के जो लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये भी नीचे वाली तो मेरे पास वही है। अच्छा, ओ फादर आई हेयर द साउंड ऑफ गन्स, देखें कि वो फादर के बाद उसने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है। फिर नीचे देखें, नीचे वाली मिसाल में वो हैमलेट वाली, ओ हैमलेट स्पीक नो मोर, हैमलेट चुप हो जा, अब ना बोल। ये इसकी माँ ने कहा था हैमलेट से। हैमलेट की माँ जो है वो जो किरदार के लिहाज से अच्छी नहीं थी। हैमलेट ने उसको खूब सुनाई थी खरी खरी, और उसने इसके चाचा से शादी कर ली थी, तो बेटे को छोड़ दिया ऐसे रुलने के लिए, तो फिर ये खूब सुनाता है, तो उसमें फिर वो कहती है ओ हैमलेट स्पीक नो मोर। तो ये वो कहता है कि वो इस तरह के फिक्रे में वो आप लास्ट पे भी ले जा सकते हैं। देखें कि बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट पे उसने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है, हालांकि ओ के बाद आना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाँ कुछ हाँ वो कह भी रहा है ऊपर मिसाल, दूसरी पहली मिसाल के अंदर तो उसने बिल्कुल उसी तरह ही बताया। वो ओ वाला है अकेला, वो इंटरजेक्शन है, तो आप इसके बाद ना लगाएं, उसके बाद जो नाउन आ जाएगा नॉमिनेटिव के, इसके बाद लगाएं। वो कहता है कि ओ इज प्लेस बिफोर नॉमिनेटिव, यानी नाउन से पहले या एड्रेस से पहले, एड्रेस भी आगे आ जाए तो फिर भी उसके बाद लगाएं। हम्म नाउन के बाद लगा सकते हैं, हैमलेट के बाद लगाना था, एक्चुअली उसने लगाना था हैमलेट के बाद। तो वो कहता है कि इट मे बी प्लेस्ड, या आप लगा सकते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के लास्ट पे आप लगा सकते हैं। तो लगना एक्चुअल हैमलेट के साथ ही चाहिए था। ये तो उसने ऑप्शन दिया गया आगे ले जा सकते हैं, जैसे उस वो ले गया है आगे लास्ट पे। अच्छा, अब आ जाए 217 पे। हम्म तो ठीक है, असल लगता ही हैमलेट के बाद है। वो कहता है कि जो नाउन आएगा ना वो के बाद, या एड्रेस भी बाज का पूरे का पूरा, वो कहता है एड्रेस भी आ जाए ना वो के बाद, तो वो एड्रेस के भी बाद लगाएंगे। लेकिन बाज का तो वो कहता है कि आप इसको पूरे पूरे सेंटेंस के बाद भी लगा सकते हैं, जैसा कि उसने लगा के दिखाया। पहले में देखें फादर के बाद है, या हैमलेट के बाद ही आना चाहिए था, लेकिन वो कहता है कि इट मे से मुराद है कि आप लगा सकते हैं।
अच्छा, कैसे? आप हैमलेट को तरजीह दें, एक्चुअल नॉमिनेटिव केस के बाद होता है वो उस मैंने वही कहा है ना कि उसमें मे का कॉन्सेप्ट है, उसमें शक है या उसके अमकानात दे रहा है कि आप लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली वो कहता है कि ये देखें उसने कहा क्या है, ओ इज प्लेस्ड बिफोर द नॉमिनेटिव आर एड्रेस, द एक्सक्लेमेशन मार्क कहता है कि सॉरी व्हेन द इंटरजेक्शन ओ इज, हाँ वो दोनों नाउन के बाद ही आएगा फिर, नाउन क्योंकि जब खत्म होंगे तो फिर ही हम लगाएंगे। अच्छा, आगे है 217, इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास आप लोग जानते हैं ये ऊपर होते हैं, जो कॉमा होता है वो नीचे होता है वर्ड के, और इन्वर्टेड कॉमास वर्ड्स के ऊपर लगता है, एक तरफ से शुरू होता है और दूसरी तरफ पर खत्म हो जाता है, जिसको डबल कोटेशन डबल इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है। ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी होता है, डबल भी होता है। अच्छा, दो तरह इस्तेमाल होता है, जो ब्रिटिश है वो सिंगल कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, और इन डबल इन्वर्टेड कॉमास एक्चुअल अमेरिकन है, लेकिन लाइक यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये डबल इन्वर्टेड चलता है। ये नहीं समझ आई, हालांकि हम लोग फॉलो जो हैं वो इनको कर रहे हैं, ब्रिटिश को कर रहे हैं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास में हम फॉलो अमेरिकन को करते हैं। हाँ, शब शब, यही लॉजिक है, गुड, बिल्कुल बिल्कुल। असल में लॉजिक यही है डबल इन्वर्टेड कॉमास पाकिस्तान के अंदर यूज होने का ना, वरना सिंगल हम क्योंकि ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं हमें करना चाहिए। लेकिन वो ये बात बिल्कुल यही बात है कि बाज़ का ज़रूरत पड़ जाती है, कोटेशन विद इन कोटेशन, कोटेशन के अंदर कोटेशन आ जाती है बाज़ का, तो फिर हमें वहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें कोटेशन तो अगली चल रही थी, ग्रामेटिकली वो उसके साथ मैच नहीं कर रही होती, वो अलग ही होती है, तो उसके ऊपर फिर हम सिंगल कर देंगे, फिर ये आसानी रहती है। तो इसी वजह से यही लॉजिक है पाकिस्तान के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज जो है। अच्छा, वो कहता है कि इन्वर्टेड कॉमास आर यूज टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर। एग्जैक्ट वर्ड को आपने छुपाना है इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, आर कोटेशन या कोई भी शेर को छुपाने के लिए हम डबल इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे, आई वुड रादर डाई, मैं मर जाता, ही क्लेम्ड, उसने कहा, देन जॉइन द ओप्रेसर्स ऑफ माई कंट्री, बजाय इसके कि मेरे मुल्क के जालिमों के साथ मैं मिलता। तो इसके एग्जैक्ट जो हैं वर्ड्स देखें, ही क्लेम्ड इसके एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, आई वुड रादर डाई देन जॉइन द ओप्रेसर्स ऑफ माई कंट्री, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड हैं। ये देखें दोनों जगह पे उसने छुपा दिए हैं इन्वर्टेड कॉमास के साथ। एक मिनट, ये देखो, आई वुड रादर डाई, ये इन्वर्टेड कॉमा, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इसको छुपा दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। ही क्लेम्ड, ये इसको नहीं लगाया उसने, सिर्फ इस कॉमा के साथ इसको अलग कर दिया। तो ये नहीं चल रही। अच्छा, तो उसके बाद इसके एग्जैक्ट वर्ड जो हैं बोलने वाले के, वो आगे जाकर आते हैं, क्या कहते हैं, किधर चले गए, मैं उधर बच्चे के साथ लग गया। हाँ, देन जॉइन द ओप्रेसर्स ऑफ माई कंट्री, ये हिस्सा देख लें आप, देन जॉइन, ये देखें मैं दिखा रहा हूँ आपको, देन जॉइन द ओप्रेसर्स ऑफ माई कंट्री, ये भी एग्जैक्ट वर्ड है, इसको उसने छुपा दिया है
इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो एग्जैक्ट वर्ड हैं उन्हीं को छुपाने के लिए या कोई शेर को आप छुपाने के लिए इन्वर्टेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरा उसने कहा था सिंगल कॉमे का इस्तेमाल, ये पीछे स्टेटमेंट में आर कोटेशन मार्क, वो आप देखेंगे इफ द कोटेशन अकर्स विद इन अ कोटेशन, जैसे इस बच्चे ने भी बात की थी, पता नहीं किसने बात की थी, इफ अ कोटेशन अकर्स विद इन अ कोटेशन, अगर कोटेशन के अंदर कोई और मजीद आ जाती है, अगली चल रही है उसके अंदर किसी और को डिस्कशन करना पड़ जाए, शेर अगला चल रहा है तो उसके अंदर दूसरा, या किसी बंदे की बात होती है उसके अंदर कोई और देनी पड़ जाती है उसकी वजाहत के लिए, तो इट इज मार्क्ड बाय सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, फिर आपने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से मार्क करना है, इसकी निशानदेही करनी है विद इन कोटेशन। आप ये देख लें, तो इसमें देखते हैं कि कौन सी कोटेशन विद इन कोटेशन है। यू माइट एज वेल एज से added the march here that I like what I get is the same thing as I get what I like. You might as well as say आप क्या कहते हैं, you might as well as say added the march here and आप कह सकते हैं, वो कहता है कि चलते हुए खरगोश ने कहा that I like what I get, जो मुझे मिलता है उसी को मैं पसंद करता हूँ, और दैट इज द सेम थिंग, एक्चुअली ये बात वो कर रहा था जो ग्रामेटिकली उसके अंदर जो है आई लाइक व्हाट आई गेट, ये उसके अंदर शामिल कर दी, ये उसने देखें कि सिंगल कॉमा के साथ इसको अलग कर दिया। यहाँ से ये शुरू होते यू माइट एज वेल से एडेड द मार्च हेयर दैट आई लाइक व्हाट आई गेट, दैट इज द सेम, एक्चुअली वो ये कह रहा है सेम थिंग, ये वही चीज है कहना है, लेकिन उसके अंदर विद इन कोटेशन वो डाल दी है आई लाइक व्हाट आई गेट ये उसके अंदर डाल दी गई है। ये उसने ऊपर देखें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी ऊपर ही आता है, ये नहीं कि वो आम कॉमा की तरह वो नीचे नहीं आप उसको लगाएंगे, ये देखें उसके अंदर डाली हुई है क्लास उसकी जो कोटेशन या उसके कहे हुए अल्फाज, तो ये इसके अंदर आपने डाल देने हैं, तो वो सिंगल से करने हैं। आई गेट व्हाट आई लाइक, जो मैं पसंद करता हूँ वो मुझे मिलता है। तो ये था भाई इन्वर्टेड कॉमा, सिंपल ही है, इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं या डायरेक्ट स्पीच के लिए करते हैं, अगर कोटेशन विद इन कोटेशन आ जाए तो वो सिंगल कॉमा से अलग करते हैं। उसके बाद है डैश, कितनी दफा मर्जी कर लें आप, कोई बात नहीं, जो विद इन कोटेशन के अंदर आप जो भी चीजें डाल रहे हैं उनको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से आप अलग करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, इनको इन्वर्टेड कॉमा में रखें, इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे इनको, हाँ डायरेक्ट स्पीच की शक्ल में, अगर ये डायरेक्ट स्पीच के तौर पे आप ले रहे हैं। अच्छा 218 देखें, द डैश इज यूज, डैश कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, डैश की शक्ल हाइफन से बड़ी होती है, डैश का इस्तेमाल करते हैं टू इंडिकेट एन अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट, ये इस्तेमाल होती है कि अचानक रुक जाना या सोच विचार का अचानक तब्दील हो जाना। मिसाल के तौर पे टू इंडिकेट द अब्रप्ट स्टॉप, अचानक रुक जाना या चेंज ऑफ थॉट या सोच का अचानक तब्दील हो जाना। कैसे हम देखते हैं, इफ माई हस्बैंड वर अलाइव, बट वाई lament द पास्ट,
वो कहता है कि काश मेरे जो हस्बैंड हैं वो जिंदा होते। ठीक है। तो बट वाई लेमेंट द पास्ट, लेकिन माजी के अंदर फिर रोना धोने का क्या मकसद था? अगर मेरे हस्बैंड जिंदा हैं या जिंदा होने के होते तो इसकी सूरत, इसका भी हम इस तरह भी तर्जमा कर सकते हैं, बट वाई लेमेंट द पास्ट, लेकिन माजी में फिर मैं क्यों रोती रही, लेकिन उसमें अचानक सोच तब्दील हो जाती है। तो इस तरीके से अचानक वो बात चल रही है, वो अचानक रुक गई है, अचानक स्टॉप कर दिया जो बात चल रही थी और उसको करने लगी है कोई और बात, तो फिर अचानक कहीं और पीछे को मुड़ जाना, सोच का तब्दील हो जाना। तो जहाँ पर हम एक्चुअल डैश का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से। और आमतौर पे तो यहाँ हम टेक्स्ट बुक के अंदर देखते हैं कि अचानक थॉट का तब्दील होना है, वहाँ हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे वो ये भी कह रहा है टू रिज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट। कोई बात है बिखर चुकी है, इसको इकट्ठा करने के लिए, इसको दोबारा किसी चीज में इकट्ठा करने के लिए भी हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। किस तरीके से? स्कैटर्ड सब्जेक्ट, मौजू बिखर गया है और इसको आप रिज्यूम एक दफा इकट्ठा करते हैं, बात कहीं के कहीं बिखर चुकी है, इकट्ठा। फ्रेंड्स, कंपेनियंस, रिलेटिव्स, दोस्तों, साथियों, रिश्तेदारों, लेकिन इनको रिज्यूम करने के लिए दोबारा अपने ट्रैक पे। और डेजर्टेड हिम, आप सब ने उसे बर्बाद कर दिया है। तो इस तरीके से जो है ना स्कैटर्ड सब्जेक्ट को रिज्यूम करने के लिए, ऑल डेजर्टेड हैं, सब ने उनको बर्बाद कर दिया है। ये देखें, वो सारी चीज़ों को वापस से रिज्यूम करने के लिए हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। ये दो जगह पर आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं इसका, अब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट, या अचानक सोच तब्दील हो जाए, या बाज़ औक़ात बिखरी हुई बात है आगे है और उसको हम दोबारा इकट्ठा करते हैं, तो इस सूरत में हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद है, आगे है द, हाँ जी, पहले इसको मौजू को ख़त्म कर लें फिर कॉमे की तरफ आते हैं। ये मेरा टॉपिक ख़त्म करवा दो एक दफ़ा। अच्छा, 219 है। अभी वैसे तो आसान ही रह गया है, ये कोई नहीं है, अब इसके कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अच्छा, हाइफन है शॉर्टर लाइन देन द डैश, डैश से ये छोटी लाइन होती है, इज यूज टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ द कंपाउंड वर्ड। ये सिंपल सी बात है कि कंपाउंड वर्ड्स को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होती है। कंपाउंड वर्ड होता है जो बड़ा सा वर्ड नहीं होता, मदर इन लॉ, जिसमें मदर नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, लॉ जो कानूनी लिहाज से एडजेक्टिव की शक्ल में भी इस्तेमाल होता है, बाद को नाउन की शक्ल में भी। तो इस तरीके से कंपाउंड वर्ड जो आ जाए तो उसको, उसके दरमियान में हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि डैश का। जैसे कि पासर बाय, बड़ा वर्ड है, कंपाउंड वर्ड है, बाय का इस्तेमाल, पासर अलग है। दो चीजें आ गई, जो ही दो चीजें आ जाएं, प्रेपोजिशन और नाउन इकट्ठा हो जाए, तो इस तरीके से ये कंपाउंड वर्ड होगा। तो पासर बाय को आप हाइफन से जोड़ते हैं। मैन ऑफ वॉर, क्योंकि मैन नाउन है, तो फिर देखें प्रेपोजिशन आ गया, फिर वॉर नाउन आ गया, तो इस तरीके से नाउन प्रेपोजिशन नाउन। तो ऐसे वर्ड के अंदर आप जो लोग इस्तेमाल करेंगे वो हाइफन का इस्तेमाल करेंगे। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर चीज करने वाला, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। देखें, ऑल एडजेक्टिव है, ऑफ प्रेपोजिशन है, जैक तो इसी तरीके नाउन, ट्रेड्स नाउन, तो इस तरीके से ये कंपाउंड वर्ड हुआ, तो इनके दरमियान में आप हाइफन लगाते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ इट इज आल्सो यूज टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ वर्ड डिवाइडेड एट द एंड ऑफ अ लाइन। ये भी सिंपल सी बात है, हाइफन का कोई इतना टफ काम नहीं है। इट इज आल्सो यूज्ड, ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट पार्ट्स ऑफ वर्ड। एक वर्ड का आधा हिस्सा पिछली लाइन में रह गया, आधा हम अगली लाइन में ले जाते हैं, डिवाइडेड एट द एंड ऑफ द लाइन, आधा हिस्सा अगले हिस्से में ले जाते हैं, तो फिर दरमियान में आप जो है ना वो हाइफन लगाते हैं।
हाँ, ये बात है कि जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटी आप इधर ले गए, फुल आगे ले जाते हैं। तो इस तरीके से कनेक्ट करते हैं दूसरे हिस्से को जो लाइन के लास्ट पे रह गया था, तकसीम हो गया था। अच्छा, एक और बात, आगे जो कितने स्पेलिंग कम से कम ले जाने होते हैं? पिछली लाइन में आपने ब्यूटी दो दो सिलेबल आपने पीछे छोड़ दिए, तो आगे कम से कम आगे ले जाने जो हैं वो जरूरी होते हैं, पीछे चाहे आप एक स्पेलिंग छोड़ जाएं। आगे कम से कम 3 लेटर्स ले जाने जरूरी होते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी क्या बात कही है? शाबाश। बी, 3 लेटर्स ले जाना आगे जरूरी है नेक्स्ट लाइन के अंदर। जब आप किसी वर्ड को लाइन के आखिर में डिवाइड करते हैं, तकसीम कर दें, तोड़ देते हैं, तो फिर इस तरीके से अगर वो लाइन पूरी नहीं हो रही उधर वर्ड की सूरत में, तो फिर आप लाइन इसको आगे, क्योंकि आगे हाशिया आ जाता है, तो आगे ले जा रहे होते हैं, तो इस सूरत में 3 स्पेलिंग, इन 3 लेटर्स ले जाना जरूरी है। उसके बाद है पैरेंथेसिस। है, हाँ, नहीं 3 से ज्यादा नहीं ले जाने, न 3 से कम ले जाने हैं। हाँ, यानी इतनी क्या आपके पास गुंजाइश हो, यहाँ 3 लेटर का कम, हाँ ज्यादा भी ले जा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये मुनासिब है कि 3 लेटर से हो जाए आगे। इससे किस तरीके से स्पेस? पापा। स्पेस तो वर्ड के दरमियान में तो होती है, डेफिनेटली वर्ड और वर्ड की स्पेस तो अपनी होती है, वो तो जितनी बनती है वो तो देनी होती है, उसको जोड़ तो नहीं सकते हम। वर्ड की अपनी होती है, क्योंकि वो शुरू में तो हाइफन नहीं लगता वर्ड के, तो नेक्स्ट वर्ड भी। हम्म। नहीं नहीं यार, यहाँ तो हम इसका वो ठीक है, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो वर्ड के जोड़ने के लिए हाइफन इस्तेमाल करते हैं, और डैश का वर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो अचानक किसी थॉट को तब्दील होते हुए देखते हैं हम, तो इस तरीके से हम वहाँ यूज करते हैं। और डैश का तो क्या कहते हैं कि चंद वर्ड्स हैं वो बिखरे हुए हैं, और उनको हम जब इकट्ठा कर रहे होते हैं वहाँ यूज कर रहे हैं, तो इसका इस तरीके से इस्तेमाल तो नहीं है। बरकैफ ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, आगे है। हम्म। यही कंपाउंड वर्ड है ना, कायदे आजम। हम्म। ये कंपाउंड वर्ड है, इनमें स्पेस नहीं होती, यहाँ हाइफन लगाते हैं हम। हम्म। अच्छा, पैरेंथेसिस और डबल डैशेस। पैरेंथेसिस या डबल डैशेस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? अ, वो कहता है कि आर यूज टू सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के मेन हिस्से से अलग करने के लिए, और सेंटेंस और फ्रेज के मेन हिस्से से, और क्लास या किसी क्लास के मेन हिस्से से इसको, इस हिस्से को अलग करने के लिए, विच डज नॉट ग्रामेटिकली बिलोंग टू इट, जो ग्रामर के लिहाज से इसका हिस्सा नहीं होता। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, ही गेन्ड फ्रॉम द हेवन, उसको खुदा से मिला। अ फ्रेंड है एक्चुअल, अ फ्रेंड एक दोस्त मिला है, ये देखें, ये एक्चुअल ग्रामेटिकली मिलता है, उसके अंदर उसने डाल दिया इट वाज ऑल ही विश्ड।
ये ही तो असल चीज थी जिसकी वो ख्वाहिश करता था। तो ये इसका हिस्सा नहीं है ग्रामेटिकली, ना वो जुड़ता है उसके साथ, लेकिन जो है ना उसमें डाल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। He gained from heaven, it was all wished, it was all wished, ये उस पिछली ग्राम उसका हिस्सा नहीं है। जैसे his he gained from heaven, खुदा से उसे मिला। आप फ्रेंड एक्चुअल वो ग्रामेटिकली तो वो चीज आ रही है, ये आप उसके अंदर सिर्फ धकेल रहे हैं। इट वाज ऑल ही विश्ड, ये उसका हिस्सा है। यहाँ हम लोग पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो भी ग्रामेटिकली उसका हिस्सा ना हो तो फिर वहाँ हम पैरेंथेसिस या डबल डैश पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं या डबल डैश का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है 221, या आप नीचे डबल डैश का भी इस्तेमाल देखें। A remarkable instance of this kind of courage, शानदार मिसाल थी। दिस काइंड ऑफ करेज, ऐसी जुर्रतमंदाना काम करना, ये शानदार एक मिसाल थी। कॉल इट, यहाँ हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू प्लीज, ये देखें कि इसमें कॉल इट उसका हिस्सा नहीं है ग्रामेटिकली। इफ यू प्लीज, रेजोल्यूट विल इज गिवन बाय इन द हिस्ट्री, आपको खुशी होगी। रेजोल्यूट विल, जो बड़े जुर्रतमंदाना अज़म जो है, इज गिवन इन द हिस्ट्री ऑफ बाबर, बाबर की तारीख में दिखाया गया है। तो जो एक्चुअल वहाँ हम डैश का इस्तेमाल कर रहे हैं, डबल डैश का इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे भी आया है और आगे भी आया है डबल डैश। तो एक्चुअल ये ग्रामेटिकली ये हिस्सा उसका हिस्सा नहीं होता एक्चुअल सेंटेंस का, तो वहाँ हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है 221, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल। अपोस्ट्रोफी जो कौमे की शक्ल में होती है, लेकिन कौमे से ये अलामत छोटी होती है, बारीक सी, और ये ऊपर होती है, नीचे नहीं होती। कौमा नीचे होता है, बिल्कुल कौमे की तरह ही होती है, लेकिन ऊपर होती है। पोस्टॉफी का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? टू शो द ओमिशन ऑफ अ लेटर्स आर लेटर्स, हम किसी भी लेटर को ख़त्म करने के लिए, कुछ वर्ड लेटर्स को ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं पोस्टॉफी का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे डू नॉट है नीचे, डू नॉट, नॉट उसके अंदर से आपने ओ उड़ा दिया है, नॉट, डोंट लिखा हुआ है। तो एक तरीके से लेटर को ख़त्म करने के, या दो तीन लेटर को ख़त्म करने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। हेयर, आई हैव, तो एच ए, दोनों दो लेटर्स ख़त्म किए हैं आई हैव के अंदर। आई पढ़ते हैं हम लोग इस तरीके से। तो इस तरीके से अपोस्ट्रोफी हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि लेटर्स को ख़त्म करने के लिए। कार, अच्छा एक मिनट, अच्छा उसके बाद हम लोग देखते हैं इन द जेनेटिव केस ऑफ नाउन्स। नाउन के जेनेटिव केस में हम लोग देखते हैं कि अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिव केस जो मलकियती केस नहीं होता, अकरम्स चेयर, बाबर्स हिस्ट्री, टीचर्स चेयर, तो यहाँ हम आप अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिव केस के अंदर भी हमें नज़र आता है अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल। अच्छा, नंबर 3 है टू फॉर्म अ प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। अगर आपने लेटर की जमा बनानी हो या फिगर की जमा बनानी हो तो वहाँ भी आप इस्तेमाल करते हैं लेटर की, एक लेटर की। यानी कमरे के अंदर 4 दीवारें होती हैं, अंदरली साइड पर आप एक मशरक की साइड पर एक आई लिखा हुआ है, मगरब के में भी आई लिखा हुआ है,
तो इधर शुमाल जनूब के अंदर भी आई आई लिखा हुआ है, तो फिर दूसरे कमरे में ए लिखा हुआ है, तो मैं कहूँगा आईज, कलेक्ट द आईज। तो उससे अगले कमरे में भी आई आई लिखा हुआ है, फिर उससे अगले कमरे में बी लिखा हुआ, तो मैं कहूँगा कि जो आईज वाले हैं लिस्ट हैं वो लेकर आओ। यानी एक लेटर की जमा बनाने के लिए अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि उसने नीचे लिखा हुआ है, डोंट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, सॉरी, डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज, टीज को खत्म कर दो और आईज को लिख दो। और इसी तरीके से ऐड 2 5s एंड 4 2s, 2 दफा 5 लिखो और 4 दफा 2s लिखो, यानी 2 2 2 करके 4 दफा लिखना है और 2 दफा 5 5 करके लिखना है। तो इस तरीके से फिगर की जमा बनाने के लिए भी आप अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर हो गया अपोस्ट्रोफी? अच्छा, आगे कैपिटल लेटर्स, ये आसान सा ही है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, जल्दी जल्दी आप इसको भी देख लें। कैपिटल लेटर यूज्ड कहाँ इस्तेमाल करते हैं? टू बिगिन अ सेंटेंस, सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। टू बिगिन ईच फ्रेश लाइन ऑफ पोएट्री, पोएट्री की हर नई लाइन के शुरू में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हर लाइन, पोएट्री की हर लाइन कैपिटल लेटर से शुरू होती है, तो हर लाइन में होता है। हालांकि प्रोज के अंदर तो वो सेंटेंस जब तक खत्म नहीं हो जाता नए सेंटेंस में होता है, ये सेंटेंस खत्म भी नहीं होता, हर फ्रेश लाइन के अंदर से शुरू में आप लोग कैपिटल लेटर लगाते हैं। कैपिटल लेटर यानी बड़ा लेटर। टू बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन, जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनका आगाज जो है कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। प्रॉपर नाउन अक्रम्स, बॉयज कॉमन है, अक्रम उसका प्रॉपर है, तो ए जहां भी आ जाएगा अक्रम फिक्र के अंदर तो आप इसको बड़ा करेंगे। एडजेक्टिव्स ड्राइव फ्रॉम देम, हाँ एडजेक्टिव भी वो वाले जो नाउन से निकले हों, उनका भी पहला लेटर बड़ा होता है। कैसे एडजेक्टिव जो बड़ा निकल, कैसे? जैसे शेक्सपियर क्या है? नाउन है और प्रॉपर नाउन है, शेक का एस बड़ा। शेक्सपियरियन ये इसका एडजेक्टिव हो गया जो नाउन से निकला हो, ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन से निकला हो उसका भी पहला लेटर बड़ा होता है। दिल्ली, दिल्ली बड़ा है, रामा आर बड़ा है, अफ्रीका और अफ्रीकन ये इसका एडजेक्टिव हुआ जो नाउन अफ्रीका से निकला है, तो ऐसा एडजेक्टिव का भी पहला बड़ा होगा। शेक्सपियर, शेक्सपियरियन, तो शेक्सपियर बड़ा है एस, और शेक्सपियरियन, इसकी आवाज बंद करो, आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। अच्छा, शेक्सपियरियन ये इसका एडजेक्टिव है, ये भाई ये भी बड़ा होगा। अच्छा, उस तरीके से ये मिसालों पे ना जाएं, अभी इसको पढ़ लें। अच्छा, नंबर 4 इसका है फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच इंडिकेट द डेटी, जितने भी नाउन और प्रोनाउन हैं जो खुदाई चीज को ज़ाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोनाउन भी ऐसे जो खुदा के लिए बोले गए, खुदा और उसकी सिफात के लिए बोले गए जो वर्ड होते हैं। द लॉर्ड, ही इज द गॉड, द लॉर्ड देखें जो खुदा के लिए बोला है, दा को भी आप बड़ा करेंगे, लॉर्ड का तो एल बड़ा ही होगा। ही इसके लिए प्रोनाउन बोला गया है, तो खुदा के लिए वो भी आप इसको ही को भी बड़ा करेंगे क्योंकि खुदा की ज़ात के लिए बोला गया, ही इज़ द गॉड। तो इस तरीके खुदा और उसकी सिफात के लिए जो भी आप लफ्ज़ बोलें, अल्लाह इज़ आ ग्रेट, क्या कहते हैं, एक और भी मिसाल मेरे जहन में आ रही है कि हिज क्रिएचर, गॉड इज ग्रेट, तो हिज क्रिएचर, ही क्रिएट दिस क्रिएचर। इस तरीके से जो हिज ही है, तो यहाँ भी ही का भी कैपिटल लेटर होगा, यानी जो हिज क्रिएचर का, हिज का भी एच बड़ा होगा क्योंकि खुदा की ज़ात के लिए, खुदा और उसकी ज़ात के लिए नाउन या प्रोनाउन जो भी बोला जाए उसको आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं। नंबर 5, टू राइट अ प्रोनाउन आई, नाउन प्रोनाउन अगर आई लिख रहे हैं एंड द इंटरजेक्शन ओ, और ओ को लिख रहे हों, जहां भी ये आएंगे अकेले तो ये बड़े आएंगे।
ओ जहां भी आ जाए, प्रोनाउन आई जहां भी आएगा, ये ओ जो है इंटरजेक्शन है एक्चुअल। ये जो है ना वो बड़े कैपिटल लेटर में आएगा, ये इनको बड़ा लिखेंगे आप। अच्छा, अभी इस तरीके से आपकी पंक्चुएशन खत्म हो गई है। तो अब आपको ये क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है कि पंक्चुएशन वाला। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस इट। तो मेरे ख्याल में तो कोई, कौन सा? अच्छा कोमा यार, आज ना करवाए, मेरी तो बस हो गई है, बड़ी देर लग जानी है, हैं? किसी दिन फिर करवा लेना। हम्म। हाँ, ये तो काफी लंबा चौड़ा है, अब मेरे लेक्चर के बाद अब तो बिल्कुल ये जो है ना, हाँ ठीक हो गया, ठीक है।